नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड का यूनिट प्रथम जो है थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में अपन ने जो बात की थी वो बात की थी इक्विलिब्रियम के बारे में, और वो इक्विलिब्रियम था अपना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ऊष्मागतिकी साम्य। एक छोटा सा और आसान सा आपका एक टॉपिक था। आज अपन बात करेंगे जो मूलभूत चीज़ें हैं किसकी, ऊष्मागतिकी की। तो आप लोगों की आज की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हेडिंग अपनी रहेगी वो रहेगा आप लोगों का ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले आप लोग देखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यूँ कह सकते हैं प्रथम से पहले भी एक नियम है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। नंबर 2 जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में नंबर 3 पे जो रहेगा वो आप लोगों का रहेगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और नंबर 4 की अगर अपन बात करेंगे तो वो होगा आप लोगों का ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। देखिए, आप लोगों की जो हेडिंग है वो है आप लोगों का लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो नियम है ऊष्मागतिकी के, ये नियम रहेंगे आप लोगों को और समझने रहेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक नियम की बात करेंगे, लेकिन एक बात करने से पहले आप लोग जितने भी नियम या लॉज वगैरह पढ़ते हो तो आप लोग उसमें किसी पर्टिकुलर वैज्ञानिक अथवा साइंटिस्ट की आप लोग उसमें बात करते हो। यहाँ अगर आप लोग ऊष्मागतिकी के नियमों की बात करोगे तो ऐसी कोई एक स्पेसिफाई कोई साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कोई नियम दिया हुआ हो। ये सबका क्या है, एक समग्र प्रयास रहा है। अब देखिए, इसमें आप लोगों की एक चीज़ें, साइंस में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी रोचकता भी लाते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे आपके सामने मैंने आपको कहा कि ऊष्मागतिकी के 4 नियम आप लोगों को पढ़ने हैं। तो वो जो नियम है उनकी हेडिंग क्या है, सबसे पहला है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, फिर है द्वितीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो ये सब देखने के बाद में दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर कोई भी नियम दिया गया तो कौन इंसान ऐसा होगा या कौन सोसाइटी ऐसी होगी जो अपने नियम को प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम ये तो दे सकती है, लेकिन कोई भी सोसाइटी, साइंटिस्ट या ऐसा लोगों का कोई ग्रुप नहीं होगा जो अपने नियम को शून्य नियम देना चाहे। ये आप लोगों की एक रोचक जानकारी है, एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो आप लोगों जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि शून्य नियम कैसे आया, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, ये तो अपने को पढ़ना ही है। लेकिन कोई भी, मैंने आपको कहा ना कि कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सोसाइटी या कोई भी ऐसा ग्रुप कभी नहीं चाहेगा कि उसके नियम को क्या नाम दिया जाए, शून्य नियम दिया जाए। लेकिन ये हमेशा चाहेगा कि अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो कम से कम शून्य तो दिया जाए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, वो एक रोचक कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या है, आप लोगों के सामने जो रोचक कहानी है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहली जो हेडिंग है वो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन क्या है आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हुआ क्या कि सर्वप्रथम अगर जैसे जैसे ऊष्मागतिकी का अध्ययन स्टार्ट हुआ और आगे आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स बढ़ा, तो उसमें जो सर्वप्रथम जो नियम आया था, सबसे पहले जो नियम आया था उसको सिद्धांतानुसार, यानी कि जो अपने परंपराएं रहे उस अनुसार अपन लोगों ने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कुछ लोग जो और थे वो भी ऊष्मागतिकी के क्षेत्र में काम कर रहे थे और उन्होंने भी अपना एक नियम दिया, और नियम देने के बाद में जब उन्होंने अपना नियम दिया लोगों के सामने, संस्थाओं के सामने, वो जब नियम आया तो उन्होंने कहा कि हमारे नियम को भी आप लोग नाम दीजिए। तो उनका जो नियम था, जो अपन अभी पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम,
उनका जो नियम था उसके जो निष्कर्ष थे वो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो सर्वप्रथम आया था उससे एडवांस नहीं होकर के उससे क्या थे, बैक थे। आ रहे बात समझ में? तो वो लोग अपने नियम को लेकर के, अपने सिद्धांत को लेकर के कहाँ गए, सोसाइटी के सामने गए, तो कहा कि हमारे जो नियम है उसको आप लोग, नियम का जो है वो कोई ना कोई आप लोग उसको नाम दीजिए। तो सर्वप्रथम जो प्रचलित जो था वो था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। लेकिन ये जो नियम जो लोग लेके गए थे उसके जो स्टेटमेंट थे वो प्रथम नियम से थोड़े क्या थे, बैक थे। ठीक है, प्रथम नियम से क्या थे, बैक। तो उन्होंने कहा कि हमारे नियम को आप लोग जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसके बारे में आप लोग उसको हमारे जो कथन है उसको आप लोग ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दे दीजिए। तो फिर सोसाइटी ने ये कहा कि आपका जो नियम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो नियम है वो तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम अभी प्रचलित है उससे भी बैक है। तो फिर उन लोगों ने कहा कि हमारा जो नियम है, मानते हैं कि हमारा नियम बैक है और आप लोग इसको सेकंड नियम भी नहीं बता सकते, तो कम से कम ऐसा तो कीजिए कि हमारे नियम को कोई तो नाम आप लोग दे दीजिए कि हाँ ये बात सही है आप लोगों की, आपके नियम को हम द्वितीय नियम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि द्वितीय नियम तो प्रथम नियम की जो कमियां रही हैं उनको दूर करता है और आपका नियम तो प्रथम नियम उससे भी पीछे है, तो द्वितीय नियम तो दिया नहीं जा सकता। तो क्यों ना आपको इससे बैक ले लिया जाए और आपका जो नियम है उसको ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है वो दे दिया जाए। क्लियर है? तो ये बात जो है आप लोग, अगर आप लोग आगे बढ़ते करते हो तो आप लोग जब एमएससी करोगे या आगे की नेट वगैरह की तैयारी करोगे तो आप लोगों को जो है पूरी शर्मा और पठानिया की किताब आप लोग लेकर के आओगे मार्केट से, रेफरेंस बुक, तो बाकायदा उसमें आप लोगों को ये जो रोचक जानकारी है वो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है और प्रथम नियम में वो क्या बातें थी कि इसको प्रथम बोला गया और इसके बाद में आने के बावजूद जो आपका नियम है उसको क्या बोला गया, शून्य नियम। तो आप लोगों की सर्वप्रथम जो रहेगा हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी ऊष्मागतिकी का नियम या लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें आप लोग 4 हेडिंग डाल लीजिए। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। यू कैन से 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रत्येक जो नियम है वो अपनी एक विशेष बात करेगा और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कौन सी बात को स्पष्ट करता है। तो ये जब मैं नियम बताऊंगा विशेष तौर से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को आगे की क्लासों में बताऊंगा, अभी एक बार वर्बली बता देता हूं। एक आप लोगों ने नाम सुना है क्या, एंट्रोपी, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अवशिष्ट एंट्रोपी। ये जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो मैंने कहा आप लोगों का क्या है, एंट्रोपी, और एक क्या है, अवशिष्ट एंट्रोपी। यू कैन से एंट्रोपी एंड रेजिडुअल एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के बारे में जो बताता है ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि एंट्रोपी के बारे में ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम बताता है। तो वही 4 ऑप्शन रहेंगे, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसके बारे में जो बताएगा मैं वहां पे आप लोगों को मेंशन भी करवाऊंगा जब सेकंड पढ़ाऊंगा। ये बताता है एंट्रोपी के बारे में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और अवशिष्ट एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी की अगर आप लोग बात करोगे तो चलते चलते मैंने एक बार यूं ही वर्बली बताया है कि ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो किसकी बात करेगा आप लोगों से, रेजिडुअल एंट्रोपी की। ये बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इस चीज को अगर उनको मेंशन किया हुआ नहीं होता है तो चीजें क्या रहती हैं, आते आते भी ये चीजें क्या है, मिस हो जाती हैं। अब देखिए 4 हेडिंग आप लोगों ने एक साथ लिखी, अब आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए और उसके अपन बात करते हैं, वो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। क्या है, सर्वप्रथम नंबर 1 जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं अपन लोग, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ठीक है, तो आप लोगों की हेडिंग क्या हो गई, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एक बार आप लोग कॉपी और पेन जो है उसको साइड में रखिए, इसको समझिए। एक स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है, बस इसको समझना है। उसके बाद में अपन सीधे चलेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे। तो पहले शून्य को समझिए,
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका नाम ही शून्य क्यों पड़ा, क्योंकि इतनी कोई खास बात भी इसमें थी नहीं। ठीक है, तो देखिए जो बात थी वो क्या थी। देखिए ये शून्य नियम क्या है, मैंने आपको कहा कि आप लोग अगर कहीं पर भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो जगह क्या होती है, निकाय होती है। तो एक तो कोई लोग जो है, कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे, जैसे अपने कॉलेज में भी केमिस्ट्री कितनी लैब है, 2 लैब है। ठीक है, तो कहीं मान लीजिए कुछ स्टूडेंट यहाँ काम कर रहे थे, इस लैब को मैंने नाम दे दिया ए लैब। कुछ बच्चे यहाँ काम कर रहे थे, इस लैब को मैंने दे दिया बी लैब। और मान लीजिए आप लोग और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज वगैरह की बात करते हो, माना कि वहां 2 की बजाय अब कितनी लैब हो गई, 3, और एक बड़ी लैब है जिसमें मान लीजिए इसमें तो बीएससी वाले बच्चे काम कर रहे हैं और एक बड़ी लैब है उसमें एमएससी वाले बच्चे काम कर रहे हैं। इस लैब को मैंने नाम दे दिया सी। तो ये 3 क्या हो गए आप लोगों के, सिस्टम। ये 3 क्या हो गए, सिस्टम। कौन से सिस्टम हो गए, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। क्लियर है। और सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है, जहां आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। आई बात समझ में। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक छोटी सी टर्म पिछली क्लास में बताई थी, आप लोगों को याद हो तो, और होनी ही चाहिए, ऊष्मागतिकी साम्य। क्या है आप लोगों का, ऊष्मागतिकी साम्य। और ऊष्मागतिकी साम्य में देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम मेरे को समझाना है और केवल एक स्टेटमेंट है, वो आप लोगों के गले उतर जाना चाहिए कि सर आपने जो कहा वो चीजें हमारे क्या हो गई, क्लियर हो गई। बस एक स्टेटमेंट में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो वर्बली समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप ही याद हो जाएगा। ऊष्मागतिकी साम्य मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको पता हो तो 3 शब्द बताए थे। सबसे पहले क्या बताया था, थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य बताया था ना, तापीय साम्य। फिर नंबर 2 बताइए कौन सा साम्य बताया था मैंने आप लोगों को, यांत्रिक साम्य, यू कैन से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और नंबर 3 पे अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने बताया था रासायनिक साम्य, यानी कि आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों चीजें, तीनों शब्द मैंने बताए थे। अब देखिए, अगर किसी सिस्टम में ये तीनों चीजों की पालना होती है तो वो सिस्टम किस में कहलाएगा, ऊष्मागतिकी साम्य में। बस यही बात है कि मान लीजिए ए और सी ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, आ रही बात समझ। और ये बी क्या है, एक, ये भी अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है। अब देखिए ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो अब शुरू होता है। उसका स्टेटमेंट क्या है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। कितने सिस्टम है आपके सामने, 3 सिस्टम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ये बोलता है कि यदि दो निकाय, कोई भी 2 निकाय, टोटल 3 सिस्टम है, उनमें से यदि कोई 2 निकाय ए और बी निकाय, यदि निकाय सी के साथ साम्य में है, यदि निकाय सी के साथ साम्य में है, तो ये जरूरी होगा, ये आवश्यक होगा कि वो दोनों भी किस में रहें, साम्य में रहें। आ रही बात समझ में। एक बार फिर बोर्ड पे देखिए, कंफ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ये बोलता है, इसको मैं क्लियरफाई भी कर दूंगा, और जो बच्चे समझ रहे हैं उनको ये चीजें अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी कि जो बोल रहे हैं वो क्या है। इसीलिए तो शून्य नियम है। ठीक है, देखिएगा, यदि कोई 3 निकाय, एक ऐसा जगह बनती है कि 3 निकाय हैं ए, बी और सी, उनमें से मान लीजिए ये ए और बी निकाय किसी तीसरे निकाय, जो कि कौन सा आप लोगों का निकाय कौन सा है, सी। यदि 2 निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ में साम्य में है, तो ये आवश्यक होगा कि निकाय ए और बी भी आपस में किस में हो, साम्य में हो। ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, शून्य नियम। बोले सर हमारे फिर समझ में नहीं आया, तो भैया अब बता रहा हूं एक बार, इसको देखिएगा। क्या मैं अगर ये कह दूं कि इसका टेम्परेचर मान लीजिए बता 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइए ये ए जो निकाय है वो सी के साथ कब साम्य में होगा, जब इसका टेम्परेचर भी कितना हो, 25। आ गई ना बात समझ में। मैं तापीय साम्य की बात कर रहा हूं अभी। इसी तरीके से मैं ये कहूं कि अगर ये बी है वो सी के साथ साम्य में हो, तो सी का टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री, तो बी का भी कितना होना चाहिए, 25 डिग्री। अरे तो ये अपने आप ही क्लियर हो गया ना कि जब ए और सी
तापीय साम्य में है, बी और सी तापीय साम्य में है, कहने का मतलब इसका भी 25, इसका भी 25, और जब इसका 25 है तो इसका भी कितना होना चाहिए 25। जब ये इसके साथ में साम्य में है, ये इसके साथ साम्य में है, तो अब तो दिखाई दे रहा है अपने को सामने कि इसका भी 25 है और इसका भी 25 है, दोनों का तापमान सेम हो गया, तो ये कौन से साम्य में हो गया, तापीय साम्य में। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तब कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीनों अगर एक साथ हैं तो वो सिस्टम किस में आ जाएगा, उष्मागतिकी साम्य में। यही तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, यही उष्मागतिकी का शून्य नियम आप लोगों से कह रहा है कि यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ उसमें साम्य में है, तो ये आवश्यक होगा कि वो दोनों निकाय आपस में भी किस में हो, उसमें साम्य में हो। इससे आसान और कुछ नहीं होगा कि अपन कहते हैं ना कि जो है मित्र का शत्रु क्या होता है, शत्रु होता है। तो अपना जो मित्र की बात करें तो ये मान लीजिए आप लोग कि मान लीजिए आप लोग जो हैं, आपका जैसे कोई मित्र है और दूसरे का भी उससे मित्रता है, और इन अपन दोनों की मित्रता हो जाए, तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा आप लोगों का, उष्मागतिकी का शून्य नियम। लेकिन मित्रता को याद नहीं रखना है, एग्जाम में आपको जो लिखना है वो ये वाली चीज़ों को लिखना है। लेकिन मित्रता को याद रख करके अगर ये चीज़ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कर जाओगे तब आपको नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। अब कुछ नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है, लिखिए आप लोग। उष्मागतिकी के शून्य नियमानुसार अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी के शून्य नियमानुसार यदि कोई दो निकाय, यदि इफ टू सिस्टम, यदि कोई दो निकाय, यदि कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, किसी तीसरे निकाय के साथ, किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होंगे, किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होंगे, किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होंगे, तो ये आवश्यक होगा, तो यह आवश्यक होगा, तो यह आवश्यक होगा कि, तो ये आवश्यक होगा कि वे दोनों निकाय भी, वे दोनों निकाय भी, वे दोनों निकाय भी आपस में साम्य में हों। तो यह आवश्यक होगा कि वे दोनों निकाय आपस में साम्य में हों। यही उष्मागतिकी का शून्य नियम है। समझ में आ गया होगा, यही उष्मागतिकी का शून्य नियम है। यही उष्मागतिकी का शून्य नियम है। अर्थात बोर्ड पे देखिए, अर्थात मैं यही कह रहा हूं, एक निकाय ए है, बस एग्जाम में आपको ये बना देना है, एक निकाय आपका बी है और एक निकाय आप लोगों का सी है। बोर्ड पे देखिए, फिर फटाफट इसको बना लीजिएगा। यदि ए और सी आपस में साम्य में है, यदि बी और सी आपस में क्या है, साम्य में है, तो ये आवश्यक होगा कि ए और बी भी क्या हो, आपस में साम्य में हो। बना लीजिए आप लोग, यह है उष्मागतिकी का शून्य नियम, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी का कौन सा नियम है, शून्य नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या हो गया आप लोगों का, उष्मागतिकी का शून्य नियम। बहुत आसान सी बात है, एग्जाम में आता है, 1.5-2 नंबर देख के जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये क्लियर हुआ आप लोगों का उष्मागतिकी का शून्य नियम। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। सेकंड जो है आप लोगों का वो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत आसान है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और इसमें बहुत बड़ी बात अगर अपन करें, प्रथम नियम और द्वितीय नियम ने साइंस जगत में क्या है, एक क्रांति से अपन मान सकते हैं। पूरा फिजिक्स जो है आप लोगों का, उसमें बहुत सा पार्ट ऐसा है फिजिक्स में जो कि आप लोगों के ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे चलता है, ठीक है ना। तो ये जो नियम है इसने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी, और क्रांति लाए थे तभी तो इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नियम। जो अच्छा होता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तभी तो अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आगे की बातें होती हैं, ठीक है। तो देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। सर्वप्रथम आप लोग लिखिए, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इट इज नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो पहला लिखिए आप लोग इसमें कि इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नॉन एज एनर्जी लॉ कंजर्वेशन या एनर्जी लॉ कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट आप लोग सुन लीजिए, फिर आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को आप लोग ना तो खत्म कर सकते हो, ना ही आप लोग इसे उत्पन्न कर सकते हो, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। क्या है इसका जो मानक जो है आप लोगों का, इसकी मानक परिभाषा है या मानक जो कथन है इसका स्टेटमेंट, वो क्या है कि ऊर्जा अथवा ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप लोग कहीं से एनर्जी ले रहे हो तो वो जो एनर्जी है, वो जो हीट है, वो किसी न किसी चीज में सम्माहित है, ठीक है। आप उसको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। लकड़ी को अगर आप लोग जला रहे हो तो मान लीजिए वो जो एनर्जी है वो कार्बन के रूप में किस में आप लोगों का, लकड़ी में है। आई बात समझ में। तो उसको आप लोग चेंज तो कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन आप लोग कंप्लीटली उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। और अगर आप लोग एक जगह से इसको क्या करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, तो दूसरी जगह ये अपने आप क्या हो जाएगी, आप लोगों का क्रिएट हो जाएगी। इसका मानक जो स्टैंडर्ड जो स्टेटमेंट है वो तो ये है कि ऊर्जा को ना तो पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर स्पेस में किसी पर्टिकुलर जगह की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हो तो वो दूसरी जगह अपने आप क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप लोग इसका दूसरी तरफ कहो कि एक जगह अपने इसको क्रिएट करते हैं तो दूसरी जगह से ये अपने आप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसको पूरी तरीके से पूरे स्पेस में खत्म नहीं किया जा सकता। ये क्या है आप लोगों का, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्लियर है। इसके बारे में जो आगे की जो बात रहेगी वो अपन करेंगे किसमें, अगली क्लास में। आज मैंने आप लोगों को इतना ही बताया है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, उसका स्टेटमेंट क्या है। अगली क्लास जो आएगी उसमें स्टेटमेंट को मेंशन करेंगे, इसकी कुछ खास बातें आएंगी वो लिखेंगे, एक दो स्टेटमेंट इसके जो जनरल स्टेटमेंट रहेंगे वो अपन करेंगे। उसके बाद में इसका गणितीय रूप क्या होगा उसकी अपन बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। पढ़ते रहिए।